नमस्कार। आई एम डॉक्टर श्रवण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सब से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज से नहीं, आज वर्तमान में ही नहीं, बहुत पहले से हमेशा यह ज्वलंत मुद्दा रहा है, बर्निंग इशू रहा है और इस पर खूब चर्चाएं भी होती रही हैं और इसे एक विषय के रूप में, एक हमारा जो पूरा सिलेबस के रूप में हमारी जो शिक्षा की गवर्निंग अथॉरिटी है, गवर्निंग बॉडी है, चाहे वो यूजीसी हो, एनसीटी हो और यहाँ तक कि जो हमारी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं और वर्तमान में बन रही हैं, उन सब में इस विषय को बहुत प्रमुखता से स्थान मिलता रहा है और मिला है। ये हमारे प्रयास भी इस पर खूब सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय और शिक्षकों के द्वारा खूब प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसमें जिस परिणाम को लेकर के, जिस निष्कर्ष को लेकर के इस पर इतना जोर दिया जा रहा है, उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज। इसके अंतर्गत जो एक हमारी लैंगिक विषमताएं, कारण और निवारण, जेंडर इनइक्वलिटीज, रीजन एंड प्रिवेंशन। इस मुद्दे को आते ही हमने तुरंत मेरे जहन में या आप सबके समक्ष एक प्रश्न तुरंत में उठता है कि आखिर ये लैंगिक विषमता है क्या। तो हम शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं कि जैसी ही मनुष्य जन्म लेता है तो उसका एक समाज, उसका एक आवरण बन करके उसके लिए पहले से ही उपस्थित रहता है। और हम यह देखते भी हैं कि मनुष्य में और अन्य जो हमारे प्राणी हैं पृथ्वी पर, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो भिन्नता है वो यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य का एक समाज है और मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से उन जो हमारी नियम हैं या जो हमारे समाज ने परंपरागत तरीके से हमारे सामने उपस्थित किया है, उसमें उन सभी में हम लेकर के अगर देखें तो वो पूरा लेकर के चलता है कि ये समाज का नियम कानून जो कि बिना लिखे भी हमारे ऊपर आबद्ध हो जाता है। ये अलग बात है कि मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तो उसका उस समय का, जन्म के समय का जो सामाजिक नियम कानून, जो हमारे में परंपराएं हैं वो अलग होंगी और जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, हमारा विकास होता जाएगा, हमारी ग्रोथ होती जाएगी, तो हमारे नियम और जो सामाजिक नियम और कानून हैं वो बदलते जाएंगे। तो हम जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे कि लैंगिक विषमता है क्या। मित्रों, जैसे ही मनुष्य ने इस मां की गोद से जन्म लिया, वैसे ही उसमें एक विभेद समाज द्वारा उस पर थोप दिया जाता है। ये अलग बात है कि ये जैविकी संरचनाएं हैं, उसकी कुछ अपनी मान्यताएं हैं,
लेकिन जैसे ही हम जन्म लिए, उसमें तुरंत में कि ये बालक है, ये बालिका है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, इस तरह का एक विभेद हमारे साथ जुड़ जाता है। और हम यह भी देखते हैं कि जैसे ही हम बालक बालिकाओं की बात करते हैं, तो उसमें एक लैंगिक असमानता अपने आप आ जाता है। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर, उनके कारण बालिकाओं के समाज में, शिक्षा में और पालन पोषण में एक निम्नतर स्थिति प्राप्त होने लगती है। एक शुरू से ही ये मान्यताएं में बन जाती हैं कि जैसे ही पुत्र होगा तो हम पुत्र के जन्म से हम पुत्र का, अगर हमने मरते समय पुत्र का दर्शन किया तो हमें नरक जैसे कई अन्य मान्यताएं हैं, कई अन्य तरह की पापों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हम पुत्र रत्न की प्राप्ति से ही हमें श्राद्ध कर्म में, हमें पिंड दान में, या तरह तरह की कई ऐसी मान्यताएं जो हमारे समाज ने हमारे ऊपर दे रखी है, हम उसको मानना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो है पुत्र है, ये हमारे वंश को आगे ले जाएगा, वंश वृद्धि में सहायक होगा। और जो हमारी पुत्री है, पुत्री के जन्म लेते ही पुत्री को हम ये एक पराया धन के रूप में और उसकी सुरक्षा को लेकर के, या तरह तरह की जो चीजें हैं, हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे समक्ष जो एक लैंगिक विषमताएं हैं वो दिखाई देने लगती हैं। और इस प्रकार लिंग के आधार पर जो भी किया जाने वाला भेदभाव है, वो हमारे लैंगिक विषमता के अंतर्गत आता है। ये लैंगिक विषमता ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में है। लैंगिक विषमताएं पूरे विश्व में विद्यमान है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो थोड़ा सा लैंगिक विषमता कुछ ज्यादा है। उसमें हमारे सरकारों के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, कई तरह के हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, या जो हमारा स्वयं का युवा वर्ग है, उनके द्वारा किए गए कार्यों से इसमें काफी महत्वपूर्ण बदलाव आया है और इसमें काफी प्रगति भी हुई है। लेकिन वर्तमान में अभी भी अगर हम देखें तो इसमें एक जो जितना सार्थक परिणाम हमारे समक्ष आना चाहिए, वो उतना सार्थक परिणाम अभी हम सबके सामने नहीं आ पाया है। अब हम लैंगिक विषमता के कारण के रूप में अगर हम देखें तो इनके कारण कौन कौन इनके कारण हो सकते हैं। इसमें हम जब कारण की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शुरू में ही हमें देखने को मिलता है, इसमें एक कारण जो है हमारी वो मान्यताएं और जो हमारी परंपराएं हैं, जो परंपराएं हैं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं हमारे लैंगिक विषमता को बढ़ाने में। जैसे जब हम जीवित पुत्र का मुख देखने से मुझे पौड़े नामक या नरक से मुक्ति का वर्णन, श्राद्ध तथा पिंडदान
कार्य पुत्रों के हाथों संपन्न कराने की मान्यता रही है। और स्त्रियों को चिता की अग्नि हो या जिसे हम मुखाग्नि कहते हैं, या हम जो पिंडदान है, इन सारे अधिकारों से वंचित रखने की मान्यताएं शुरू से ही हमें देखने को मिलती रही हैं। इन मान्यताओं तथा परंपराओं की जो जिस बीड़ियों ने ये हमारा भारतीय जनमानस, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो चाहे वो अशिक्षित वर्ग हो, दोनों वर्ग बहुत ही ज्यादा आबद्ध है और इसका प्रभाव पड़ता है। और हम ये भी इसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि जो हमारा लैंगिक विषमता है वो दिनों दिन और ज्यादा बढ़ भी रहा है और उसमें उसका प्रभाव भी दिख रहा है। इसी के कारण हम भ्रूण हत्या जैसे चीजों का एक नया कॉन्सेप्ट हम सबके समक्ष आया है। और हम इतना ही नहीं, हम तो अथर्ववेद में देखते आते हैं और अथर्ववेद में एक श्लोक भी है। अथर्ववेद का वह श्लोक कहता है कि जैसे ही पुत्री ने जन्म लिया तो वो बाल्यावस्था में वो बाल्यावस्था तक वो पिता के संरक्षण में रहेगी। उसके जो सुरक्षा का दायित्व है वो पिता पर है। और जैसे ही ये बाल्यावस्था से यौनावस्था में पहुंची, उसके सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसके पति पर। और जैसे ही वो वृद्धावस्था में पहुंचेगी, वो वृद्धावस्था में पहुंचते ही उसके सुरक्षा और उसका सारा दायित्व उसके पुत्र पर शुरू हो जाता है। ये चीजें हम देखते आए हैं कि ये अथर्ववेद में मतलब कि हमारी बहुत प्राचीन समय से चीजें हम देखते चले आ रहे हैं कि पुरुष एवं महिला के बीच जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक अंतर है, वो कितना अंदर तक घर कर चुका है, कितनी परंपराएं जो मान्यताएं हैं इतना अंदर तक पहुंच चुकी हैं कि इन्हें निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही पुरुष का कोई कहीं कार्य होगा उसको ज्यादा मान्यताएं मिलेंगी और उसे हम ज्यादा प्रमोट भी करेंगे। और जैसे ही स्त्री की बात होगी तो हम उसे चूल्हा चौका और घर के कार्यों तक उसको हम सीमित कर देते हैं। ये इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं ये हमारे लिंगी विभेद को और अधिक बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। दूसरे कारण के रूप में अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी संकीर्ण मान्यताएं हैं, संकीर्ण जो संकीर्ण विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा संकीर्ण विचारधारा के तहत अगर हम देखें तो हम यह मानते हैं कि लड़के माता पिता के बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे और उन्हें पढ़ा लिखा कर हम घर की उन्नति होगी। वही लड़की के पैदा होने
से ही होने पर ही एक शोक का माहौल हम सबके समक्ष उपस्थित हो जाता है, क्योंकि उनके लिए मुझे दहेज देना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनके लिए एक योग्य वर की खोज करनी पड़ेगी, या तब तक सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी जब तक कि उनकी शादी विवाह हम नहीं कर देते। और हम ये भी अनुभव करते हैं कि इनको पढ़ा लिखा देंगे तो ये हमारे किसी प्रत्यक्ष रूप से हमारे किसी काम नहीं, क्योंकि हम स्त्री को जन्म से ही पराया धन मानते हैं, और इसी तरह की जो एक पुरुष मानसिकता है उसके कारण उसमें कई तरह के परिवर्तन भी हम देखने को हमें मिलता भी है, और समाज में कई समय समय पर ऐसे उदाहरण भी सामने मिलना शुरू हो जाते हैं। और तब तक एक एक उसमें एक इस तरह के भी मिथक उसमें हमारे सामने में आने लगते हैं कि उसमें जैसे ही कि हम उनको पढ़ाएंगे, और अगर हमने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया तो हमें उस अनुसार वर्ग खोजना पड़ेगा। हमें जितना हमने स्त्री जितना हम अपनी पुत्री को पढ़ाएंगे उससे और अधिक योग्य वर्ग को हमें खोजने में और उसकी पूर्ति करने में, उसको दहेज देने में हमें उतना ही ज्यादा कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। और इस तरह की संकीर्ण मानसिकता का एक उस तरह से भी हम देखते भी हैं कि जैसे अगर उसमें लोग कहते भी हैं कि अगर हमारी योग्य कन्या है, हमारी है पुत्री की योग्यता अधिक है, तो हमें उससे योग्य वर की तलाश करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने देखा भी है, रामायण में भी हमने एक उदाहरण हमारे सामने है कि सीता का जब स्वयंवर हुआ तो उसमें जनक ने एक शर्त रखी कि जिस धनुष को सीता जानकी जी ने है चूंकि परशुराम द्वारा उस कुल को दिया गया और शिव का धनुष था, वो इतना मजबूत इतना वजनी था कि उसे कोई उठा नहीं सकता था। तो उन्होंने सीता जी ने उसे उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने रखा और इस चीज की जानकारी जब जनक को हुई तो उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि अगर इस धनुष को उठाने की क्षमता जानकी में है तो इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो इनका योग्य वर होगा। इसी शर्त के अनुसार उन्होंने स्वयंवर रखा। और आप सब जानते हैं कि उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, उसे उस धनुष को हिला नहीं पाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जानकी जी की योग्यता के अनुसार रामचंद्र जी जैसा वर चाहिए, ये हमारी संकीर्ण मानसिकता संकीर्ण विचारधारा शुरू से ही बनी हुई है। तीसरा जो लैंगिक विषमता का कारण हम मानते हैं और देखते हैं कि जो एक जन जागरूकता का जो एक बहुत ज्यादा अभाव हमें समझ में आता है। ये जन जागरूकता जन जागरूकता का अभाव, जब तक आप जन जागरूकता नहीं करेंगे कि जन जागरूकता में कि मतलब क्या है कि अगर हम बालिकाओं को हम पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर ज्यादा योग्य बनाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आप का कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, केवल शादी हो जाने के बाद वो अपने केवल ससुराल पक्ष पर ही ध्यान देंगी, ऐसा नहीं है। तो जन जागरूकता में बेटा बेटी है एक समान, बेटी है बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, या इस तरह के कई हमारे जो
सरकारों के द्वारा तरह तरह के जन जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं और उस पर अच्छा कार्य भी हो रहा है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं जितना उस पर कार्य होना चाहिए उतना कार्य नहीं हो पा रहा है। और लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं के विकास का जो उचित प्रबंध जितना होना चाहिए, परिणाम तो आर्थिक क्षेत्र में उनकी एक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और उनके प्रति लोगों के नजरिए में परिवर्तन होता है और वे सदैव स्वयं को लड़कों से एक हीन भावना बैठ जाती है कि नहीं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो लड़कों में है। इस तरह की भावना को उनके मन से निकालने के लिए हमें एक जन जागरण, बड़े पैमाने पर जन जागरण करना पड़ेगा और जन जागरूकता के अभियान का एक बहुत बड़ा वो अभियान छेड़ना पड़ेगा। सबसे मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अशिक्षा हमारे लैंगिक विषमता को बढ़ाने में शिक्षा अशिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है। अशिक्षा के कारण अगर हम देखें तो अगर अशिक्षित व्यक्ति है, वो परिवारों तथा समाजों से चले आ रहे जो हमारे मिथक हैं, जो हमारे अंधविश्वास हैं, उन पर हम कायम रहते हैं और बिना सोचे समझे उसका पालन भी करते हैं। हम परिणाम तो लड़के का महत्व तो लड़की की अपेक्षा में हमेशा से सर्वोपरि मानते हैं। सभी सुख सुविधाओं पर प्रथम अधिकार हम लड़कों का मानते चले आ रहे हैं और वह लड़का लड़की एक समान होते हैं। यदि लड़कियों को समुचित प्रोत्साहन और अवसर अगर प्रदान किया जाए तो हम ये देखते हैं कि शिक्षित व्यक्ति यह चिंतन करता है कि यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो माँ नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, बहन नहीं होगी और अंततः एक मानव नहीं होगा। लेकिन जो अशिक्षित है वो इन सारी बातों पर कहीं भी कभी भी गौर नहीं करता और वो ये नहीं मानता कि अगर आज बेटियां नहीं होंगी, स्त्री नहीं होगी तो हमारा स्वयं का अस्तित्व नहीं होगा। और वो इस पर भी बात थोड़ा सा भी ये नहीं देखते कि आज के समय में बेटियां हमारी बहनें शिक्षित होकर के बालकों से किसी भी मामले में कम नहीं है और वो उनसे कंधे से कंधे मिलाकर वो अपना पूरा कार्य कर रही हैं। एक अगला कारण जो मुझे समझ में आता है वो है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी का मतलब यह है कि भारतवर्ष में हम अगर देखें तो 30 से 40% जो हमारी जनसंख्या है वो आर्थिक तंगी से जूझ रही है। उसमें एक जो हम जब लैंगिक विषमता के कारण के रूप में आर्थिक तंगी की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निकल करके आता है वो यही आता है कि जब हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र के जन्म लेते ही जो हमारा परिवार है, जिस समाज में हम रहते हैं, वो यह मान लेता है कि पुत्र हमारे कार्यों में, वो चाहे जिस तरह के कार्य हों, वो चाहे परंपरागत हो या कुछ भी हो, हम उसमें है इसका योगदान बढ़ना शुरू कर देगा। हमारे आय के स्रोत को यह बढ़ाना शुरू करेगा और इसमें और कई तरह के उसमें
हमारे श्रम बल में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर ये पुत्री हो गई तो पुत्री के जन्म लेते ही हमारे कार्यों में उसका कोई योगदान नहीं होगा, हमारे आय के स्रोत में वो किसी तरह का योगदान नहीं करेगी, श्रम बल के रूप में हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत पुत्री के जन्म लेते ही हमारे ऊपर कई तरह के और भी विपरीत स्थिति हम सबके सामने उपलब्ध हो जाती है, आ जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख पुत्री की सुरक्षा, ये पहला कारण आ जाता है। दूसरा, ये जैसे ही जब इसके शादी के तुरंत जैसे ही इसने जन्म लिया और हमें हमारे समाज में इसके शादी की बात शुरू हो जाती है, और शादी में आगे चल करके ये दहेज या जो तरह तरह के वर या कुछ जो चीजें हैं हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और हमारे किसी भी उत्पादन में इसका योगदान नहीं रहता, योगदान शून्य रहेगा, और वो हम किसी तरह का पुत्री इन सारी चीजों में तो हमारा साथ नहीं देती। साथ ही साथ पुत्री के जन्म लेते ही हमारा सुरक्षा, शादी, उत्पादन में योगदान न करना, इस तरह के कई वो हमको करने पड़ते हैं। और हम यह देखते भी हैं कि न तो वो अपनी श्रम में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाती हैं, और ना ये आर्थिक जिम्मेदारियों का वहन कर पाती हैं, और लड़कियों को हम पराया धन समझ करके जो माता पिता रखते हैं, और जीवन कमाई का एक बड़ा भाग उन्हें विवाह और ये दहेज में देने के लिए तैयार करना होता है, और तैयार रहते हैं। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि परिवारों में जो एक आर्थिक तंगी है, इस परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की कामना ज्यादा की जाती है, और जिससे हमारा लैंगिक विभेद, लैंगिक विषमताएं उत्पन्न होती हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारा सरकारी उदासीनता की बात हम देख कर सामने मेरे आती है। सरकारी उदासीनता में अगर हम देखें तो सरकारी उदासीनता इसलिए भी है क्योंकि हम ये देखते हैं कि तरह तरह की जो हमारे नीतियां हैं या जो योजनाएं हैं, उस पर हम जो जिसके लिए ये नीतियां, ये योजनाएं बनी हैं, वहां तक उन योजनाओं की पहुंच जो हमारे अंतिम पायदान पर है, वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इसमें सरकारी उदासीनता प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है। और हम ये देखते हैं कि जैसे सरकार की तरह तरह की योजनाएं हैं कि हम भ्रूण परीक्षण पर हमें उस पर जुर्माना का प्रावधान है, उस पर सजा का प्रावधान है, और उस पूरे सिस्टम को बंद करने का प्रावधान है। लेकिन फिर भी हम सरकारी उदासीनता के कारण ये देखते आ रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे गली और हमारे कस्बों, हमारे मोहल्लों में ये जो सरकार जो चिकित्सालय, जो एक उस तरह का चोरी छुपे जो चिकित्सालय हैं, और जो उसकी बात करते हैं, जो निजी क्लिनिक हैं, जो पैथोलॉजी है, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, उन पर भ्रूण का परीक्षण किया जा रहा है। और गर्भ में ही जो हमारी भ्रूण है, अगर वो स्त्री है, वो बालिका है तो उसे हम समाप्त करने में इस समाज द्वारा समाप्त किया जा भी रहा है। और उसमें सरकार की उदासीनता हम सब से छिपी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है
हमारी लैंगिक विषमताओं को बढ़ाने में। अगला अगर हम देखें तो ये सांस्कृतिक जो कुप्रथाएं हैं, सांस्कृतिक कुप्रथाएं हमारे सामने अगर हम देखें तो ये सांस्कृतिक जो कुप्रथाएं हैं ये हमारे लैंगिक विषमता को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है और पुरुषों पर अपवाद स्वरूप अगर हम कुछ सशक्त स्त्रियों की बात छोड़ दें तो हम ये देखते हैं कि जैसे आवश्यक उसमें अगर इतिहास को छोड़ें तो द्रौपदी हो, सीता हो, इन सब को जो चीजें में सहन करनी पड़ी उसका मुख्य कारण केवल इनका स्त्री होना ही है। और इसमें हम उस तरह की भी चीजें देखती हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में चाहे वो हमारे धार्मिक कार्य हों या हमारे यज्ञ कार्य हों, उसमें पुरुषों की उपस्थिति अपरिहार्य है और कुछ कार्यों को तो हम स्त्रियों को करने का निषेध भी मानते हैं और निषेध भी करते हैं। और इस तरह से एक पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का स्थान गौण हो जाता है। यह स्थिति में केवल किसी एक वर्ग या समुदाय या स्त्री पुरुष की न होकर के समग्र स्त्रियों के को बनकर लिंगीय समस्या के रूप में हम सबके समक्ष है। इन सांस्कृतिक कुप्रथाओं के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जो कि सामाजिक कुप्रथाएं बहुत बड़ा रोल हमारे लैंगिक विषमता को बढ़ाने में दे रही है। उसमें लैंगिक विषमता के बढ़ाने में ये सामाजिक कुप्रथाएं बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ये सामाजिक कुप्रथा के रूप में सबसे पहली जो हमारे सामने निकल करके आती है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ये लैंगिक विषमता को बढ़ाने में इसका सबसे ज्यादा योगदान है। आज के समय में जैसे ही कोई है किसी भी को पुत्री जन्म लेती है तो पुत्री के जन्म लेते ही उसके जहन में सबसे मुख्य रूप से पहला प्रश्न आता है उसके दहेज को देने को लेकर के। वो जानता है कि वो हम इस पुत्री को पढ़ा लिखा करके हम इस योग्य बना देंगे कि ये स्वयं में आत्मनिर्भर की स्थिति में भी पहुंच जाएगी। तब भी अगर हम किसी योग्य वर की तलाश करेंगे, हम इसकी शादी करने के लिए जाएंगे, तो मुझे दहेज से पहली बार हमें मुखातिब होना पड़ेगा। तो इस प्रकार दहेज प्रथा हमारे और ये ऐसा नहीं है, ये दिनों दिन और गहरी होती जा रही है। हम जानते भी हैं कि जैसे ही एक सामान्य वर्ग का या किसी भी उसका अगर आज के समय में अगर वो मान लीजिए वो आईएएस हो गया, वो पीसीएस हो गया या किसी भी उस पे हम तो कह रहे हैं कि वो शिक्षक हो गया, वो जैसी ही इन सारी चीजों को प्राप्त करता है और उस पद पर पहुंचता है, वैसे ही इस दहेज की उसके प्रति जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं, वो एकदम बदल जाते हैं। जब तक वो इन सब
कि उस पर अचीव नहीं किए रहते हैं, इन सबको प्राप्त नहीं किए रहते हैं, तब तक हम इस पर खूब अच्छे अच्छे निबंध लिखेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारा चयन आईएएस में, पीसीएस में, शिक्षक में या किसी अन्य पद पर, इंजीनियर, डॉक्टर्स या उसमें, हम दहेज के लिए हमारे उसमें उसी अनुसार एक दूसरी तरह की धारणा का विकास हो जाता है। इसी को ध्यान में रख करके आज का जो माता पिता है वो पुत्री के जन्म लेने पर तुरंत ही अपने को दुखी महसूस करने लगता है। लड़की का जन्म होते ही माता पिता और परिवार उसके जो एक उसके विवाह और उसकी दहेज को लेकर के उसके जहन में चिंताएं बढ़ जाती हैं। दूसरा जो है दहेज प्रथा के बाद कन्या भ्रूण हत्या। ये कन्या भ्रूण हत्या ये दहेज प्रथा या दहेज से संबंध रखने का ही इससे हमारा जो तात्पर्य है वो है। ये कन्या भ्रूण हत्या हमारे जो हमारा सबसे पढ़ा लिखा समाज है, जो हमारा सबसे ज्यादा जिसको हम पढ़ा लिखा मानते हैं और समझते हैं, वही पढ़ा लिखा समाज ही आज कन्या भ्रूण हत्या को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। उसका चाहे जो कारण रहा हो, हम एक उस तरह से अगर देखें तो हमने ये देखा है कि वे जैसे ही हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे प्रदेश अपने आप हमारे मस्तिष्क में कौंधने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के कारण आज जो लैंगिक विषमता है, आज जो हमारा सेक्स रेशियो है वो कम हो रहा है। उसमें कन्या भ्रूण हत्या को हम लोग खूब उसमें देख रहे हैं। अगर एक और उसमें देखा जाए तो बाल विवाह, सामाजिक कुप्रथाओं में हमारा बाल विवाह भी खूब लैंगिक विषमता को बढ़ावा दे रहा है। बाल विवाह से एक पर्दा प्रथा हमारे पास है, जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा हमारे उस तरह के जो प्रदेश हैं उसमें पर्दा प्रथा खूब प्रचलित है। इसमें ये विधवा विवाह निषेध की बात करते हैं, विधवा विवाह निषेध की बात होती है, हम उसकी निषेध की बात करते हैं। और तरह तरह की जो कुप्रथाएं हैं उसमें अगर हम देखें तो सामाजिक कुप्रथाओं में हमारा छेड़खानी, व्यभिचार या इस तरह के कई हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और इधर उसमें अगर हम देखें तो वो बात है कि भारत सरकार ने हमारे विवाह के लिए 18 वर्ष की आयु निश्चित कर दी है। इससे पहले हम बालिकाओं का विवाह नहीं कर सकते, नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा वर्ष है कि जैसे ही हमने इनका विवाह किया, ये विवाह होते ही हम ये देखते हैं कि स्कूल से जो विद्यालय है, ये विद्यालय से इनका विच्छेद, ये विद्यालय से ये अपने को डिटैच कर लेती है और विद्यालय से ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो शुरू हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे जो हमारी लैंगिक विषमता को बढ़ाने में जो और
कारण है वो मुख्य रूप से है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें हम ये कितना कर पाते हैं कि केवल और केवल किताबी ज्ञान की बात करते हैं, या हम कुछ ऐसी प्रणाली या इस तरह से हम महिलाओं को या स्त्रियों को शिक्षित करते हैं जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाए, आत्मनिर्भरता उसमें बढ़े, आत्मनिर्भरता के साथ वो कुछ ऐसे उनके शिक्षा में उनकी रुचि कितनी बनी रहती है, और तरह तरह की चीजों को अगर हम देखें तो उसमें अपूर्ण अगर देखा जाए तो हमारे पास शिक्षण उद्देश्य हैं, बालिका के लिए अलग से विद्यालयों का अभाव है, और विद्यालय अगर उनको शिक्षा ग्रहण करनी है तो वो एक दूसरे तरह से उनके जो विद्यालय हैं वो बहुत दूर हैं। इस तरह से भी चीजें हमें देखने को मिलती है, और उनके व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव है, और इस तरह से चीजें अगर हम देखें तो ये लैंगिक विषमता को बढ़ाने में हमारा ये वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसका भी योगदान किसी न किसी रूप में बना हुआ है। और विद्यालयों में अगर हम प्रचलित जो पाठ्यक्रम हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें किस तरह की सैद्धांतिक और दोषपूर्ण है कि वो बालिकाओं की अभिरुचियों के ध्यान में रख करके वो पाठ्यक्रम बने हैं या नहीं बने हैं। शिक्षा के उद्देश्य भारतीय जो समाज है उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होने के कारण वो बालिकाओं का जो उद्देश्य है वो उससे सिद्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इन सब को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च स्तर की चीजें, उच्च स्तर पर हमारी जो शिक्षा है उसमें जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे बालिकाओं के ड्रॉप आउट का रेशियो, बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने का जो अनुपात है वो बढ़ता जाता है। और शिक्षा द्वारा, और एक चीज हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही लिंग विभेद को, जो लैंगिक विषमताएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, और उपर्युक्त दोषों को यदि में दूर कर दिया जाए तो स्त्री शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि और एक स्त्रियों की स्थिति में एक बहुत अच्छे तरीके से सुधार हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारण, बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, और पुरुष से ही महिला की पहचान और सुरक्षा है। अतः समाज में भी आदर्श स्त्री का दर्जा जैसी है महिलाओं को एक प्रदान करने का, जिससे कि पुरुष के अस्तित्व, पुरुष का सानिध्य रहता है। अकेली स्त्री को समाज में हम ये भी देखते हैं कि उसे ये दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार स्त्रियों में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है, एक पुरुष श्रेष्ठ है और स्त्री उससे निम्नतर स्थिति में है, और पुरुष स्त्री बहुत अच्छा नहीं कर पाती है। लिंग विभेद के समय समय पर अन्य कारक भी हमारे समाज में उभर कर सामने आते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो एक हमारी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी अगर हम दिल्ली की बात करें तो उसमें जिस तरह से निर्भया जैसे
प्रकरण जब सामने आते हैं तो हर माँ बाप के जहन में एक स्त्री के, एक पुत्री के सुरक्षा को लेकर के अचानक में एक ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिससे कि हमारी लैंगिक विषमता बढ़ रही है। इस तरह से तमाम ऐसे कारण हैं जो लैंगिक विषमता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण, अपना बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। अब हम लैंगिक विषमता को दूर करने के उपाय पर चर्चा करेंगे।